चुनाव नहीं, सबसे जरूरी जान। वोट से ज्यादा अहम है इंसान। इसीलिए आपके न्यूज़ 24 का बहुत बड़ा अभियान, कोरोना से बचाने वाला, सिस्टम को जगाने वाला, हकीकत दिखाने वाला, जिंदगी बचाने वाला। न्यूज़ 24 का अभियान आयुष्मान। तो हर स्टेट का रियलिटी चेक आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं अभियान आयुष्मान में। हमारा मकसद यही है कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर पर रहकर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे अपना आप ख्याल रखें। तो न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है जिंदगी बचाने वाला, सिस्टम को जगाने वाला और सरकारों को होश मिलाने वाला अभियान, जिसका नाम है आयुष्मान अभियान। आयुष्मान में अब देखिए दिल्ली की रिपोर्ट और यहाँ के कोविड अस्पतालों का क्या है हाल, ऑक्सीजन का सच क्या है, कोविड मरीजों के लिए जरूरी दवाएं मिल रही हैं या फिर नहीं। अब आपके सामने इसकी सच्चाई आने जा रही है। कोरोना की बढ़ती जो संख्या है वो कहीं ना कहीं डरा रही है, लोगों को परेशान कर रही है। वजह ये भी है कि दवाइयाँ जो हैं कई जगह मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें पेशेंट्स के, अस्पतालों में क्या हालात हैं, मेरे साथ कुमार हैं जो अपने भाई के लिए दवाई लेने निकले हैं। क्या लेने निकले हैं और किस चीज़ की कमी आ रही है, क्या आपको लग रहा है? हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो बाकी दवाइयाँ तो दे पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि रेमडेसिविर उनके पास हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, अगर हम कहीं बाहर से अरेंज करके दे पाएँ तो वो दे देंगे, मतलब क्योंकि उनको शायद और लोग ला के दे रहे होंगे, इसीलिए तो मैं इसके लिए निकला पता करने के लिए। तो रेमडेसिविर कहीं मिल ही नहीं रहा। आपने कहाँ कहाँ पता कर लिया? मैं तो सबसे बढ़िया जगह देखा कि एम्स के सामने इतनी सारी दुकानें होंगी, मैं यहाँ आ गया कि यहाँ तो जरूर मिल रहा होगा, और यहाँ सारे दुकान वालों ने सीधे सर हिला दिया। बोला नहीं, कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए? कुछ नहीं बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर। हमें कहाँ से, आम जनता को अब डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पता होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर? हम तो अब दुकान की तरफ जाते हैं, दुकान वाले कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं आता। अगर ऑक्सीमीटर की बात करें, आपके पास है, क्या रेट आप दे रहे हैं उसका? 1500 का, 1200-1500 कंप्यूटर में आता है। इससे पहले कितने का मिलता था? 1200 और 1200। रेमडेसिविर जो दवाई है वो नहीं है, आपके पास कंट्रोल के अंडर है, वो प्राइस वहीं पे मिलेगा हॉस्पिटल। ऑक्सीमीटर कितने का मिल रहा है आपके यहाँ? ऑक्सीमीटर अभी तो नहीं है, कल तक हमारे पास था, अभी शॉर्ट चल रहा है। शॉर्ट चल रहा है? ये 1300 रुपये। 1300 रुपये का आपके पास मिल रहा है। और ये जो आईवर्क्टिन मैक्टिन क्या है, ये है, ये मिलती है? ये प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी या वैसी मिल जाएगी? और ये रेमडेसिविर नहीं मिलेगी। ये दवाइयाँ मिल रही हैं आपके पास? अगर इसकी बात करें आईवर्क्टिन की मिल रही है। और ये रेमडेसिविर नहीं। और ऑक्सीमीटर? ऑक्सीमीटर है। क्या रेट दे रहे हैं आप? ऑक्सीमीटर अभी आए नहीं है सर। अभी वैसे क्या रेट दे रहे हैं आप? 2000 का दे रहे हैं ऑक्सीमीटर। ये दवाइयाँ मिल रही हैं आपके पास? आईवर्क्टिन क्या है ये? हाँ सर, इजीली अवेलेबल है, मिल रही है ना सर ये? और रेमडेसिविर सर अभी गवर्नमेंट के अंडर में है। अच्छा, लोकल आया नहीं। ऑक्सीमीटर? ऑक्सीमीटर है, गवर्नमेंट ने अमेंडर ले लिया सर। ऑक्सीमीटर भी जो जिसको अवेलेबल नहीं मिल रहा है, आपकी साथ वाली 3 दुकानें दे रही हैं सर। होगा सर, हमने मंगाया नहीं, मेरे को यही जवाब मिला जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये एम्स के जो सामने और सफदरजंग के सामने ठीक है वो दुकान है। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीमीटर एक दुकान पे नहीं है, स्टॉक नहीं है। दूसरी दुकानों पर अगर हम बात करें वहाँ पे रेट 2000 तक पहुँचे हुए हैं। ये स्थिति राजधानी दिल्ली के हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी ज़रूर दिख रही है, जैसे खासकर ऑक्सीमीटर जिसकी हम बात कर रहे थे, वो महंगा ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन इलाकों में ये तस्वीरें यहाँ कहती हैं कि अवेलेबिलिटी जिस तरीके से कहते हैं कि मिलेंगी यहाँ पे, वो फिलहाल दिख रहा है। लेकिन ऑक्सीमीटर का रेट जिस तरीके से बता रहे हैं वो महंगा चल रहा है कि डिमांड अचानक से बढ़ी है, इसकी कमी दिखने लगी थी, उसके बाद यहाँ पे भी इसके रेट ज़्यादा हैं। कैमरा पर्सन धीरज के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की भी बात होगी और आप क्या करें जब इतनी गंभीर स्थिति है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का एक और पैनल अब इस वक्त जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं सभी। डॉक्टर आर.के. धमीजा, प्रोफेसर लेडी हार्डिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर प्रभात रंजन कोविड-19 रिसर्चर हैं और बहुत मदद मिलने वाली है सर आपसे। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कोविड ये कब तक रहने वाला है, क्या इसको समझने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर से मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, सेंट माइकल हॉस्पिटल शंघाई से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले मैं पल्लवी का रुख करना चाहूंगी, मेरी सहयोगी जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। पल्लवी, आवाज मिल रही है? पल्लवी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, लेकिन हम डॉक्टर्स का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आर.के. धमीजा साहब, आप ही से शुरुआत। ये जो स्थितियां हैं कि ऑक्सीमीटर तक नहीं मिल पा रहा है, इन सब के बीच ये समझाइए, किल्लत तो है,
अस्पताल में जाएंगे, कितनी मदद मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, ये गंभीर स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी भी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन क्या करें घर पर ताकि इस सिचुएशन पर ही ना पहुंचे? क्या किया जा सकता है उसके पहले? देखिए आशा जी, स्थिति डेफिनेटली गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस स्थिति को गंभीर भी हम लोगों ने ही बनाया है। जैसे अब आप दिखा रहे थे कि किसी भी केमिस्ट की शॉप पर जाकर अगर आप आइवरमेक्टिन मांगेंगे या रेमडेसिविर मांगेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलनी चाहिए, और ये हर मरीज को जरूरत भी नहीं है। इसके लिए हम खुद ही पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को मैं अपील करता हूं कि आप अपनी डॉक्टरी सलाह से ही अपना इलाज कराएं। हॉस्पिटल की तरफ मत भागें जब तक कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 94 ना हो, तब भी आप डॉक्टर से सलाह करें। और रेमडेसिविर जैसी दवाई का कोई डेफिनेटिव रोल नहीं है। सिर्फ बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स में, जो सीवियर केसेज में जब जान को खतरा होता है या आईसीयू में पेशेंट जाने वाले होते हैं या ऑक्सीजन सैचुरेशन बड़ी ड्रामेटिकली नीचे गिरती है, तब रेमडेसिविर को हम जो है यूज करते हैं, वो भी हॉस्पिटल में। कभी भी घर पर ऐसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये डॉक्टरी सलाह से ही होना चाहिए। ये जो स्थिति आई है, नंबर्स एकदम बढ़ रहे हैं, उसमें एक पैनिक सा क्रिएट हो रहा है लोगों के दिमाग में। ये जो ये कि रेमडेसिविर मिल जाए या आइवरमेक्टिन मिल जाए, ये सब दवाइयां डॉक्टरी सलाह से ही लेनी चाहिए। आइवरमेक्टिन और दूसरी जो बेसिक दवाइयां हैं वो डेफिनेटली जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन डॉक्टरी सलाह से। हमेशा से आप किसी भी केमिस्ट पे जाके, ये कोई सब्जी नहीं है जो जाके आप डिमांड ले लें। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो फिर डेफिनेटली शॉर्टेज होगी, और ये शॉर्टेज के लिए सरकार ने कल बहुत कदम उठाए हैं, कंपनियों ने भी कदम उठाए हैं, प्राइसेस कम किए हैं, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी कम्प्लेक्स स्थिति जो बनी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि आज स्थिति ऐसी गंभीर क्यों हुई है, उसके भी 3 अलग अलग कारण हैं। एक तो यही है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है। लोगों ने सोचा कि नवंबर दिसंबर में बहुत केसेस कम हो गए, अब जो बीमारी चली गई है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जो है वो अब अनवैक्सीनेटेड हो या वैक्सीनेटेड हो, वो भी लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। जो वैक्सीनेशन के बाद, पहले हम एडवाइज करते हैं 6 हफ्ते में, या वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो कोविड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप उनका पालन करिए। तो वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो चलेगा और आने वाले बहुत महीनों में, कुछ महीनों में और चलेगा। जहां तक वायरस की बात है, वायरस ने भी अपना बिहेवियर चेंज किया है, नए म्यूटेंट्स आए हैं और उसमें भी जो विरुलेंस है और ससेप्टेबिलिटी है वो बढ़ी है। और तीसरा जो सिस्टम का जो है, एकदम जो लोगों ने मॉल्स में जाना शुरू कर दिया, भीड़ लगानी शुरू कर दी लोगों ने। सर ये तो सारी चीजें हैं और लोग भी इसे बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, कई सारे केसेस आप भी देख रहे होंगे आ रहे हैं, जिसमें एक तो या तो रिपोर्ट पता नहीं चलती, दूसरा कुछ लोग आज पॉजिटिव हैं, कल नेगेटिव आ जाती है किसी कारणवश। अगर वो कल जांच करवाएं, अब ये माने किसको, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसको तवज्जो है, किस रिपोर्ट? मैं आपको समझाता हूँ ये बात। आशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं और फोन कॉल आते हैं कि बिल्कुल सिम्टम्स जो है कोविड-19 के हैं, उनको एक्सपोजर भी हुआ है, फैमिली में और लोग भी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उनका RT-PCR नेगेटिव है। इसके 2 मुख्य कारण है। एक तो ये कि RT-PCR 100% टेस्ट नहीं है, 60 to 70% इसकी सेंसिटिविटी है, तो मिस कर सकता है। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल है, फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। दूसरी बात ये भी है कि आप किस स्टेज में आगे टेस्ट करते हैं। अगर आपने पहले दिन ही टेस्ट करवा लिया तो वो नेगेटिव आएगा ही। हम जब ये कहते हैं कि एक्सपोजर या सिम्टम्स के बाद टेस्ट कराइए, 5वें दिन पे एक्सपोजर के टेस्ट कराइए, तो उसका एक लॉजिक है, क्योंकि टाइम लाइन एक एपिडेमियोलॉजी में या पब्लिक हेल्थ में एक टाइम लाइन है इन्फेक्टिविटी की, कि पहले दिन आप एक्सपोजर है, 2nd, 3rd, 4th, 5th डे पे जो इंक्यूबेशन पीरियड है, आपको सिम्टम्स आते हैं और उसके 1 से 2 दिन बाद टेस्ट कराते हैं। तीसरी बात ये भी है कि किस टेक्निक से ये टेस्ट किया गया है। अगर आपको सैंपल लेने वाले ने ठीक से टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है या वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम में कुछ गड़बड़ है, वो भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है, इसका डॉक्टर धमीजा ध्यान रखना होगा वहां पर, क्योंकि आपने देखा था सर कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए थे। मैं लौटूंगी और हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे भी जुड़ गए हैं सेंट माइकल हॉस्पिटल शंघाई से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 का ये बड़ा अभियान आयुष्मान, जिसके जरिए लोगों को डॉक्टर्स आप टिप्स दे रहे हैं कि घर पर रहकर वो कैसे ख्याल रखें, सर पैनिक ना हो। और डॉक्टर प्रभात रंजन का मैं रुख करूं, कोविड-19 रिसर्चर हैं, मैं लौटूंगी सर, लेकिन पल्लवी झा, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हालिया अभी स्थिति क्या है, अपडेट क्या है, वो जल्दी से ले लेते हैं। पल्लवी, तस्वीर दिन ब दिन बदल रही है, मामले बढ़ रहे हैं, क्या इंतजामात हैं, अभी क्या अपडेट है सरकार की तरफ से, और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा हुआ है?
देखिए विपनेश, स्थिति तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और जिस तरीके के देखें आप आंकड़े तो 24,000 से ऊपर का मामला है और 147 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई दिल्ली में। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खौफनाक स्थिति इस वक्त दिल्ली में बन चुकी है। अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक है। और इस समय ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद मैं इस वक्त लोगों से यही कहूंगी कि पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही इस वक्त जो है बहुत सारे मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हालात हर तरफ खराब दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, चाहे अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो। तो तमाम चीजों को देखें तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। फिर भी सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कड़े कदम उठा रही है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो अभी अभी खबर आई है कि केंद्र सरकार से 162 पीएसयू को जो है अभी आपको कहें कि एक तरीके से अनुमति दी गई है अलग अलग राज्यों में प्लांट लगाने के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो है लोग अलग अलग राज्य जहां पर कमी हो रही है वहां पर सप्लाई हो सके। वहीं रेमडेसिविर की बात की जाए तो रेमडेसिविर को लेकर भी सरकार ने कदम उठाए। एक तो कैप लगा दिया है, ऊपर से कई और जो कंपनी है उनको कहा गया है कि आप 24 घंटे इसका प्रोडक्शन करिए। बावजूद इसके लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वक्त बहुत ही जरूरी है एक छोटी सी जानकारी पल्लवी ये दीजिए, बेड्स की कितनी अभी तादाद है हमारे पास दिल्ली में? जी पल्लवी, बेड्स कितने अवेलेबल हैं? कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपील की गई कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं 50% उसमें एक्वायर किए जा सके कोविड पेशेंट्स के लिए। उस पर कोई कुछ काम हुआ है? और कितने बेड्स अभी अवेलेबल है अगर किसी को जरूरत हो तो कैसे मिलेगा? देखिए ये तो जानकारी हर पल बदल रही है। आपको जो सरकार का ऐप है दिल्ली कोरोना, उसके जरिए ये पता लग पाएगा कि किसने कहां बेड अवेलेबल है। सरकार ने पहले ये आदेश दिया था कि कई हॉस्पिटलों को पूरा कोविड हॉस्पिटल बदल दिया था। बाद में नॉन कोविड के पेशेंट के जो दिक्कतें सामने आई, उसके बाद से कुछ हॉस्पिटल को इससे अलग किया गया। लेकिन जो हालात हैं उसको देखते बेड की संख्या जाहिर तौर पर बढ़ा दी गई है और कहा गया है कि और भी चीजों में आप जो है बेड्स बढ़ाइए। जैसे आप बात कर लें कि जो भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक तरीके से कहा जाए कि बैंक्वेट हॉल्स हैं, उस तरीकों को भी टर्न किया जा रहा है। तो सरकार अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन बेड की संख्या लगातार बदल रही है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सीवीआरटी जिस हिसाब से लोगों में देखी जा रही है उस हिसाब से ही बेड जो है एक्वायर हो रहा है। तो पल पल चीजें बदल रही है। पल्लवी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रही है। ये बात सच है कि कोरोना को देखते हुए पल पल तस्वीर बदल रही है। मैं लौटूंगी, आपने अपडेट भी किया है और कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन सर, अब आपके पास आते हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे ज्यादा जानकारी इस वक्त आपके पास है वो सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि 2021 का जो कोरोना है वो और घातक नजर आ रहा है। क्या नए सिम्टम है सर जो हॉस्पिटल में हैं, घर पर हैं लोग, कैसे ख्याल रखें? क्या क्या नई इंफॉर्मेशन है सर आपके पास इसको लेकर और कितनी गंभीर समस्या ये? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन तक पहुंचते रहेंगे रियलिटी क्या है ये बताने के लिए। लेकिन कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे मुंबई के हालात क्या है, अब वो भी देखिए। न्यूज़ 24 रिपोर्टर इंद्रजीत सिंह कल्याण के एक सरकारी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के बाहर कोविड टेस्ट करवाने वालों की लंबी कतार देखने को मिली, लेकिन टेस्टिंग सेंटर का शटर डाउन मिला। अस्पताल में ऑक्सीजन इतना ही है जो बमुश्किल 48 घंटों तक चले। बेड्स की हालत पूछिए मत। पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में अस्पतालों की स्थिति क्या है ये जानने के लिए इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे कल्याण में, और एक कल्याण का रुक्मणीबाई हॉस्पिटल है। और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए सुबह सुबह आए हुए हैं। ये लंबी कतार है और ये कतार आगे तक भी है। और यहाँ पर दोनों तरह का इनका टेस्ट किया जाएगा। पहले एंटीजन टेस्ट होगा जिससे कि तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा कि ये लोग पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। इसके बाद RT-PCR किया जाएगा। RT-PCR में थोड़ा वक्त लगता है, ये सरकारी अस्पताल है। बताया जा रहा है कि इस समय 2 दिन का वक्त लग रहा है RT-PCR में, और अभी तक काउंटर खुला नहीं है जो कि जांच करनी है। और सुबह से ही लोग करीब करीब 100-150 की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और इस तरह के हालात कल्याण हो, मुंबई हो, हर जगह पर अस्पतालों में बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। अगर अस्पताल में बेड की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस समय कोई भी बेड इस अस्पताल में खाली नहीं है।
और कोई भी नया पेशेंट भर्ती नहीं किया जा रहा है, उन्हीं को भर्ती किया जा रहा है। जब कोई यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है उसके बाद ही नए पेशेंट को भर्ती किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात जो मुंबई और उसके आसपास के अस्पतालों में बने हुए हैं, क्योंकि कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल एक दिन में महाराष्ट्र में 67,000 से ज़्यादा मामले आए थे। यही कारण है कि जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। हालांकि रेमडेसिविर की अगर बात करें तो उसकी भी थोड़ी कमी देखी जा रही है। उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है, कलेक्टर से परमिशन लेकर रेमडेसिविर दिया जा रहा है। तो रेमडेसिविर की भी यहाँ पर कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन बताया जाता है कि कल्याण के इलाके में, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर ऑक्सीजन एकदम से ख़त्म हो गया था। कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा था। इसके बाद जो यहाँ का स्थानीय महानगर पालिका प्रशासन ने किसी तरह व्यवस्था की और अब जो ऑक्सीजन है वो एक दिन 2 दिन इसी तरह से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने लगी हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि अपना बचाव खुद करें और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर मास्क पहने, ताकि हॉस्पिटल में आने की नौबत ही ना आए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, कल्याण। और हमारे साथ डॉक्टरों का पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर प्रभात रंजन कोविड-19 रिसर्चर हैं। अब उनका रुख कर लेते हैं। सर, एक सवाल, और आईआईटी कानपुर के डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल हैं, उनको मैं कोट करते हुए आपके सामने रख रही हूं। उनका ये कहना है कि जितनी तेजी से इस बार सेकेंड वेव में हमने देखा है कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, आने वाले समय में उतनी ही तेजी से गिरेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है, इसलिए मैं जानना चाहती हूं क्या ये सच है, ऐसा हो सकता है, और अगर होगा तो कब तक? में ये 3 से 4 महीने के गैप पे ये जब पीक की तरफ जाता है तो 1.5 से 2 महीने पीक पे पहुंचने में लगता है इसको। मैंने 120 कंट्री और अपने करीब 25 राज्यों के भारत का डाटा एनालिसिस किया हूँ। उस पे ये समझ में आता है कि इसकी वेव्स 2 से 4 महीने के गैप पे सेकेंड वेव्स आई है सब जगह। और उनको जैसे ब्राजील हो चाहे अदर कंट्री हो, और उनको पहुंचने में पीक पे 1.5 से 2 महीने लगते हैं। सो आप इंडिया में उम्मीद कर सकते हैं कि मई लास्ट में आपका पीक अचीव होगा और उसके बाद वो टैपर होना शुरू होगा, तो वो जाके टैपरिंग आपका जून जुलाई में अंत होगा। सो अगला मई जून जुलाई तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। मतलब सर मई लास्ट में पीक होगा, तो अभी तो लगभग 2.5 लाख केस, तो फिर मई लास्ट तक हम पीक में कितने केसेस एक्सपेक्ट करें? दूसरी बात मैम, मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा था, मैं सर को भी सुन रहा था। हम रॉकेट साइंस की तरफ बात कर रहे हैं, बेसिक साइंस की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में और इंडियन सब कंटिनेंट में, इंडिया में अभी क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट की आदत हो गई हमें। हम अपने पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज नहीं करेंगे। ये अगले 2025-26 तक रहने वाला है। हर 4-5 महीने पे इसके वेव्स आते रहेंगे। वैक्सीन की इफिकेसी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आपका जितना सर, लंबा एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, है, ये बात इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन सर मैं आम जनता का ये सवाल है, जो लोग अस्पताल में नहीं है, घर पर हैं, वो कैसे ख्याल रखें? नए सिम्टम्स क्या आए, कैसे पता चले कि ये कोरोना के लक्षण है? अभी कैसे पता चले? क्योंकि लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि सर्दी खांसी जुकाम है तो ये कोरोना है या नहीं है, कैसे अंतर पता चले? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि होम आइसोलेशन सिस्टम जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसको होम नर्सिंग सिस्टम में बदलना होगा। आप हर डिस्ट्रिक्ट पे सेंट्रलाइज 8 से 10 टीम तैयार करें, 1 डॉक्टर और 4 स्टाफ्स के साथ, 1 एम्बुलेंस इक्विपमेंट विथ ऑल द ड्रग्स एंड इंजेक्टेबल प्लस ऑक्सीजन। ये एक टीम कम से कम 50 से 75 फैमिली ऐसे पेशेंट्स के फैमिली को कैटर कर सकती है। जो अर्ली स्टेज में हैं, सिम्टोमेटिक हुए हैं, उनको घर पे ही आप डायग्नोज करें, घर पे ही उनकी ट्रीटमेंट इनिशियल शुरू करें, तो आपके हॉस्पिटल की तरफ जो ये रस जा रहा है वो घटेगा। होम आइसोलेशन को आपको होम नर्सिंग सिस्टम में बदलना होगा, स्पेशली जहां आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना
डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया में। बिहार में पटना में कुछ फैसिलिटी है तो आरा में कोई फैसिलिटी नहीं है, मुंगेर में बहुत कम फैसिलिटी है। जी जी। तो जब तक आप इसको होम नर्सिंग सिस्टम में नहीं चेंज करेंगे, मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट को मेल भी किया है लेकिन किसी ने उसको नजर नहीं दिया। डॉक्टर संजीव चौबे का भी रुक करना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दीजिए कि नर्सिंग पूरा इस तरीके का सिस्टम, हमें होम नर्सिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा आप कह रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है घर में ही? आपने कहा ना ट्रीटमेंट घर पर ही शुरू करें, पहले क्या है? घर में ही जो पेशेंट ओरल ड्रग पे के लायक हैं उनको डॉक्टर की टीम ओरल ड्रग्स दे, जिनको इंजेक्टेबल्स चलने हैं उनको घर पे ही इंजेक्टेबल्स चले। ऐसे पेशेंट ही सीरियस होकर आपके हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं 4 से 5 दिनों में। यदि आप उनकी अर्ली ट्रीटमेंट घर पे शुरू करेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर घटेंगे, आपके आईसीयू के लोड घटेंगे, वेंट पे पेशेंट जाने वाले घटेंगे। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास, वक्त की कमी है। डॉक्टर संजीव चौबे के पास भी हमें जाना होगा, शंघाई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर सीधा सवाल ये है कि लोग पैनिक ना करें, अभी घबराए हुए हैं काफी, कैसे अपना ख्याल रखें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान के अभी कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं सबसे पहले प्रायोरिटी में? सबसे पहले प्रायोरिटी में ये बात यह है कि आज के डेट में जहाँ भी मॉब गैदरिंग जो मतलब स्पेशली हॉस्पिटल एक वो हार्बर बन गया है इन्फेक्शन के लिए। लोग जाते हैं सिंपल अपने बच्चों को लेके और मालूम चला कि वो कोविड लेके आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें मेन जैसा अभी तक डिस्कशन चल रहा है उसमें मैं सिर्फ यही ऐड करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके अननेसेसरी टेस्टिंग करना भी ठीक नहीं है। अननेसेसरी टेस्टिंग से कभी फॉल्स मैक्सिमम टाइम तो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, और अगर मान लीजिए कि अगर आ भी गया है और अगर हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हमें छोटी मोटी दवाइयों से काम चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वो जिस चीज को न्यूज को फैलाया जाता है उससे लोगों में ज्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है जो मतलब लोगों के लिए ठीक नहीं है। मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं इंडिया में था और वो जब डेंगू चलता था तो 10,000, 20,000, 60,000, जबकि हम लोग बोलते भी थे कि 40,000 से नीचे की जरूरत नहीं है एडमिशन की, क्योंकि लोग पैनिक होकर हॉस्पिटल आते थे। दूसरी बात यह है कि एक इसमें बहुत बड़ा एक अभी रिसेंट 2 दिन पहले एक स्टडी आई है कि ये एरोसल वर्सेस ड्रॉपलेट, अभी तक हम इसको ड्रॉपलेट मान के चल रहे थे लेकिन ये इसको एरोसल इन्फेक्शंस भी माना जा रहा है, यानी थ्रू एयर भी ये ट्रैवल करके जो है दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी आप जिस आदमी से आप एक रूम में है और कोई दूसरा दूसरे रूम में है और वो अगर इसका विंडो खुला हुआ है तो भी वो पॉसिबल है कि वो इन्फेक्ट हो सकता है। दैट इज वन स्टडी जिसमें अभी कोई क्लियर कट अभी तक हमारे पास स्टडी का ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन एक लैंसेट का स्टडी है। लैंसेट काफी अच्छी रिसर्च स्टडी देती है तो हम लोग उसको मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह पे 10-15 जगह पे उन्होंने अलग अलग स्टडीज किया है और ये पाया है। तो हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मेन है कि प्रिकॉशन। सर रवि मलिक सर का रुक करना है, इसलिए एक सवाल उसका बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। चाइना कैसे कंटेन कर पा रहा है? मतलब अंडर 10 कंट्रीज में भी नहीं है जहां पे बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैला है। संजीव सर आप ही से सवाल है, चाइना कैसे कंटेन कर पा रहा है? हमारे अभी तक तो यहाँ पूरा लॉकडाउन है, यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी भी हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं। डॉक्टरों को मैंडेटरी है हर 2 वीक पे जो है RT-PCR कराना है। उसके बाद जो है बाहर से लोगों को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है और जो केसेस थे उनको क्योर करके सेटल कर दिया गया है। और जो भी अगर लोग बाहर, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है यहाँ पे, सिर्फ जो डिप्लोमेट्स है वही आ जा सकते हैं, बाकी कोई अभी तक आना जाना यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे फॉरेनर्स को भी मना कर दिया गया है, वो लोग भी, और जो भी आ रहे हैं उनको 14 डेज फर्स्ट क्वारंटाइन है। लोग बुला रहे हैं स्मॉल पॉकेट्स में 30-40 फॉरेनर्स आ रहे हैं लेकिन वो पूरे क्वारंटाइन को रूल को फॉलो कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट। तो ये अभी तक का पालन किया जा रहा है और इसलिए चाइना में हम नहीं देख रहे अंडर 10 कंट्रीज में चाइना का नाम शामिल हो। डॉक्टर रवि मलिक सर, क्या लेट लतीफी बड़ा कारण बन रही है ज्यादा गंभीर मामलों का? मतलब आप सोचते हैं कि शायद आपको वायरल हो? चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है सर, मैं लौटूंगी, लेकिन विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो सीधा सवाल विनोद जगदाले आपसे ये है कि व्यवस्थाओं का क्या हाल है, क्या इंप्रूवमेंट है? देखिए, व्यवस्था कुछ हालत अलग लगातार की जाए। ऑक्सीजन की कमी है,
की कमी है। और सबसे बड़ी बात तो आपने कल रात को भी देखा होगा कि रेमडेसिविर को लेकर महाराष्ट्र में किस प्रकार की राजनीति चल रही है। एक गुड फार्मा कंपनी के एक मालिक को यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल के लिए पुलिस स्टेशन में लेके आया। आपकी भी आवाज में दिक्कत है विनोद, आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। इधर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक ने कहा केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई न की जाए महाराष्ट्र को, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। बड़ी बात ये कि सियासत से लाभ तो होने नहीं वाला, जाने जा रही हैं उसको बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिरी कमेंट अगर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूं जो ये कहते हैं कि नहीं हमें वायरल है, मतलब 2-3 दिन उनको देखते हैं हम कि उनको बुखार भी है, खांसी भी है, उसके बावजूद वो रुकते हैं सोच के कि 2 दवाएं खाते हैं ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम टेस्ट कराएंगे। क्या लेट लतीफी बड़ा कारण है लोगों के गंभीर होने के लिए? देखिए, लोगों को मैं यहाँ पे फीडबैक देना चाहूंगा क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ। तो मैं ये बताऊंगा जितनी रिसोर्सेज हमारी कम हो रही है उसकी एक ही वजह वो यह लोगों के अंदर पैनिक की ये हाल है। जब आपका RAT पॉजिटिव आ गया यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप RT-PCR करवाएं। जब एक बार पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपको कोरोना है, आपको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं। RT-PCR पॉजिटिव आता है फिर दोबारा से काउंटर चेक कराते हैं। रेमडेसिविर की इंडिकेशन बड़ी लिमिटेड है, केवल उन्हीं पेशेंट्स को दी जाती है जो ऑक्सीजन के ऊपर है, अदरवाइज रेमडेसिविर नहीं दी जाती। लोग इंट्रावीनस रेमडेसिविर घर पे ला के उसको लगवा रहे हैं, ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं, 4-4 सिलेंडर घर पे रख रहे हैं। तो जिन लोगों को आज की तारीख में ऑक्सीजन की जरूरत है वो कमी हो रही है। तो मेरा पहली चीज तो ये है, ग्राउंड से मैं आपको बताऊंगा कि पैनिक करना लोग बिल्कुल बंद करें, चीजों को होल्ड करना बिल्कुल बंद करें और साइंटिफिक वे से चलें, प्रोटोकॉल वे से चलें। हर चीज की प्रोटोकॉल है। CT स्कैन दूसरे दिन करवा के आ जाते हैं, अपनी बॉडी को रेडिएशंस भी देते हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी लोड डालते हैं, जबकि CT स्कैन की जरूरत नहीं है। 4थे, 5वें, 6वें दिन पे ही जाके हमें प्रॉपर पता चलता है कि कोविड का अंदर प्रकोप कितना है। दूसरी चीज, ऑन द अदर साइड कई लेड बैक पेशेंट्स हैं, वो आएंगे ही तब जब आपकी SpO2 50 पे आ गई है और उसके बाद में डॉक्टर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों अप्रोच जो है, ओवर पैनिक एंड लेट डाउन अप्रोच, दोनों नहीं होनी चाहिए। हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। टेली कंसल्टेशंस मैक्सिमम से मैक्सिमम कीजिए। हॉस्पिटल्स में जाके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी लोड ना डालिए और अपने बच्चों को और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखिए। बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, इस वक्त वी हैव ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू लॉकडाउन की स्थिति में हम जा चुके हैं, चाहे हम लॉकडाउन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। आप बाहर केवल अपनी जीविका कमाने के लिए या बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज के लिए निकले, अदरवाइज आप घर में रहें। जिस तरह से ये नई स्टडी आई है, मैं ये भी सुजेस्ट करूंगा कि आप क्रॉस वेंटिलेशन घर में जरूर रखें, जिससे कि आपको कोरोना होने के चांसेस बड़े कम है। हॉस्पिटल में एडमिशन केवल तभी होगी जब आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, हाई ग्रेड फीवर आपको आ रहा है 8वें 9वें दिन के ऊपर भी, और आपको सांस में दिक्कत है। इसके अलावा कोई इंडिकेशन नहीं है हॉस्पिटल में एडमिशन करने की। आप अपने बेड ना बुक कीजिए, आप अपना पैनिक नहीं कीजिए। बहुत जरूरी बात सर आपने बताई है अंत में, और ये जरूरी थी दर्शकों के लिए, क्योंकि जितने भी बड़े डॉक्टर्स को आपने आज सुना, आशा उन्होंने सबने यही कहा है कि पैनिक ना हो, और जो रूल्स हैं 3 ही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोएं बार बार आप, और साथ ही जो जरूरी मेडिसिन है वो घर में रखें, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई मेडिसिन ना लें। बिल्कुल लगातार चल रहा है। आप सोशल साइट्स पर बाकायदा लोग क्लिक करते हैं जो उन्होंने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया है और उसे डाल देते हैं। हमारी अपील है न्यूज़ 24 की आपसे कि केसेस वैसे ही बढ़ रहे हैं, ऐसा करके अपनी जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि हॉस्पिटल अगर जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वहां पर आपको तमाम सुविधाएं मिल पाएं। और यही मकसद और यही अभियान जो हमने शुरू किया है आयुष्मान, इसी के तहत आप तक जानकारी पहुंचाना। देखते रहिए न्यूज़ 24, हर एक जानकारी आपके राज्य के रियलिटी रिपोर्ट, और हमारा ये खास कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।